नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो मुझे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक पुरानी डायरी ने सुनाई। कुछ महीने पहले पुराने शहर में एक जर्जर खंडहर को तोड़ा जा रहा था। मजदूरों को मलबे के नीचे लोहे का एक संदूक मिला। उसके अंदर धूल से ढकी एक डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर कांपते हाथों से सिर्फ इतना लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो मैं बचकर निकल आई थी, लेकिन उस जगह की रातें आज भी जिंदा हैं। डायरी के आखिरी कोने में एक नाम लिखा था, प्रिया। तो लाइट बंद कर दीजिए, दरवाजा एक बार चेक कर लीजिए और सुनिए राजेश्वरी निवास की वो दास्तान जहां किराया पैसों से नहीं इंसान की रूह से वसूला जाता था। पुराने शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों के बीच खड़ा था राजेश्वरी निवास। बाहर से वो किसी आलीशान हवेली जैसा लगता था। ऊंची दीवारें, लोहे का विशाल फाटक, संगमरमर की सीढ़ियां और रंगीन कांच वाली खिड़कियां। लेकिन उसकी भव्यता के पीछे कुछ ऐसा था जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता था। डायरी में लिखा था, मैं प्रिया दिल्ली से पढ़ाई के लिए इस शहर आई थी। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी। एजेंट ने कहा, अगर सुरक्षित, शांत और अच्छी जगह चाहिए तो राजेश्वरी निवास से बेहतर कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि कुछ जगहों की शांति मौत से भी ज्यादा डरावनी होती है। मैं अपना भारी सूटकेस घसीटते हुए रिसेप्शन तक पहुंची। फर्श पर मेरे कदमों की आवाज कई बार लौटकर गूंज रही थी। हवा में चंदन, नमी और किसी पुराने बंद कमरे की गंध तैर रही थी। तभी एक भारी आवाज सुनाई दी, तुम ही प्रिया हो, दिल्ली वाली? मैंने सिर उठाया। सामने एक औरत खड़ी थी, मिसेस डिसूजा। काली साड़ी, सफेद बाल और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे बरसों से सोई ना हो। जी नमस्ते मैम, मेरा कमरा नंबर 404 है ना? उन्होंने बिना मुस्कुराए एक पुरानी पीतल की चाबी मेरी ओर बढ़ाई। हां, चौथी मंजिल, आखिरी कमरा। यहां नियम सख्त हैं। रात 10 बजे के बाद बाहर निकलना मना है, और अगर दीवारों के पीछे से कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। दीवारों के पीछे? उन्होंने रजिस्टर खोल लिया। हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। लिफ्ट पुरानी थी। ऊपर जाते समय हर मंजिल पर करहाती थी। गलियारे में झूमर लटक रहे थे, मगर उन पर जमी धूल ने रोशनी को पीला और बीमार बना दिया था। कमरा नंबर 404 सबसे आखिर में था। दरवाजा खोलते ही भीतर से बर्फ जैसी हवा निकली। उस हवा में मोगरे की खुशबू थी, लेकिन वो ताजा नहीं, कब्र जैसी बासी थी। कमरा देखने में शानदार था। मखमली बिस्तर, नक्काशीदार अलमारी, भारी पर्दे और शहर के खंडहरों की ओर खुलती एक बड़ी खिड़की। लेकिन बिस्तर के पास वाली दीवार पर वॉलपेपर उखड़ा हुआ था और नीचे गहरे भूरे धब्बे थे, जैसे किसी ने बहुत कुछ मिटाने की कोशिश की हो, मगर कुछ निशान कभी नहीं मिटते। रात गहराने लगी। दिन में जो हवेली आलीशान लग रही थी, अब वही जगह किसी मकबरे जैसी लगने लगी। ठीक आधी रात के बाद मेरी आंख अचानक खुली। खिड़की के बाहर कोई फुसफुसा रहा था, प्रिया जाग रही हो? मैं घबरा कर उठ बैठी। आवाज बगल के कमरे से आ रही थी, लेकिन रिसेप्शन पर बताया गया था कि 403 खाली है। मैं धीरे धीरे दीवार के पास गई और कान लगाया। दूसरी तरफ से खुरचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों से ईंटें काट रहा हो। फिर अचानक आवाज बंद हो गई और अगले ही पल दीवार के अंदर से किसी ने बहुत धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह कैंटीन में मेरी मुलाकात नेहा से हुई।
वो वहां 2 साल से रह रही थी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे हर रात कोई उसकी नींद चुरा लेता हो। मैंने धीरे से पूछा, कल रात तुमने कुछ सुना? उसका हाथ कांप गया। उसने इधर उधर देखा और कुर्सी करीब खिसकाई। यहां जो भी आता है वो सिर्फ कमरा किराए पर नहीं लेता, अपनी नींद बेच देता है। मैं चुप रही। वो फिर बोली, तुमने 404 लिया है ना? उससे पहले वहां मायरा रहती थी, हंसमुख लड़की थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सूख गई। वो कहती थी कि दीवार के अंदर कोई है जो हर रात उसे बुलाता है। फिर एक दिन गायब हो गई। वार्डन बोली घर चली गई, लेकिन उसका सामान आज भी बेसमेंट में पड़ा है। मेरे गले में सूखापन उतर गया। अगर इतना खतरनाक है तो कोई रहता क्यों है यहां? नेहा की आंखें भर आईं, क्योंकि बाहर की दुनिया से बचने लोग यहां आते हैं और अंदर की चीजों से हार जाते हैं। उस रात ठीक 2 बजे मेरी आंख फिर खुली। कमरे में असहनीय ठंड थी। सांसें धुएं की तरह बाहर आ रही थीं। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के पास कुछ हिल रहा है। मैंने कंबल हटाया। फर्श पर काला चिपचिपा तरल फैल चुका था, जो धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। दीवार का उखड़ा वॉलपेपर अपने आप फटने लगा। अंदर से लंबी कराह निकली। मुझे प्यास लगी है। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। गलियारे की हवा भीतर भर गई। दीवार में बने छेद से एक हाथ बाहर निकला, पीला, हड्डियों जैसा पतला, उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी और नाखून काले। फिर धीरे धीरे पूरी आकृति बाहर आई। वो किसी औरत जैसी थी, मगर उसका चेहरा गल चुका था। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। बाल गीले सांपों की तरह कंधों पर लटक रहे थे। उसकी चाल ऐसी थी जैसे हर हड्डी अलग दिशा में टूटी हो। वो मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी सांस से मिट्टी, सड़न और कब्र की ठंडक आ रही थी। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि मुझे लगा मेरा खून जम जाएगा। तुम कौन हो? उसकी आवाज हवा में नहीं, सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। मैं इस जगह की कीमत हूं। मैं हिलना चाहती थी, मगर शरीर पत्थर बन चुका था। वो साया झुका और मेरे बेहद करीब आ गया। कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अब सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज मेरी छाती पर बैठ गई हो। सांस रुकने लगी। कानों में हजारों फुसफुसाहटें भर गईं। अपनी गर्मी दे दो, अपनी उम्र दे दो। मेरी आंखों के सामने मां का चेहरा, घर की सीढ़ियां, बचपन की हंसी, सब धुंधला पड़ने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे भीतर से जीवन निचोड़ रहा हो। हाथों की नसें नीली पड़ गईं, होंठ सफेद हो गए। कमरा घूमने लगा। तभी गलियारे में जूतों की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। साया पीछे हटा। उसने दरवाजे की ओर देखा और दीवार में वापस समाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने मेरी गर्दन पर काले निशान छोड़ दिए। दरवाजा खुला। मिसेस डिसूजा हाथ में लाल मोमबत्ती लिए भीतर आई। मैं रो पड़ी। मैम, यहां कुछ था, मुझे बचाइए। लेकिन उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने फर्श पर फैले काले निशानों को देखा और बोली, मैंने चेतावनी दी थी। वो क्या चीज थी? उन्होंने मोमबत्ती बिस्तर के पास रख दी। राजेश्वरी देवी, इस हवेली की पहली मालकिन। उसने अपनी जवानी बचाने के लिए
इस जमीन पर खून बहाया था। तब से ये इमारत जिंदा है और भूखी है। आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि हर साल उसे कोई चाहिए और इस बार उसने तुम्हें चुना है। मैं भागना चाहती थी मगर पैर सुन्न थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब बाहर का दरवाजा भी तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। उन्होंने लाइट बंद की और बाहर चली गई। अंधेरे में फिर वही खुरचने की आवाज आई, लेकिन इस बार दीवार से नहीं, मेरे शरीर के अंदर से। मुझे महसूस हुआ जैसे त्वचा के नीचे छोटी छोटी उंगलियां रेंग रही हों। अंधेरे में फिर वही खुरचने की आवाज आई, लेकिन इस बार दीवार से नहीं, मेरे शरीर के अंदर से। मुझे महसूस हुआ जैसे त्वचा के नीचे छोटी छोटी उंगलियां रेंग रही हों। अगले 3 दिन धुंधले सपने जैसे बीते। मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे घेरे उतर आए थे। जब भी मैं आईने में देखती, अपने पीछे वही साया खड़ा नजर आता। धीरे धीरे मेरी आवाज भी बदलने लगी। तीसरी रात नेहा मेरे कमरे में आई। प्रिया, तुम ठीक हो? मैंने उसकी ओर देखा और पहली बार मुझे उसके डर की खुशबू महसूस हुई। मेरे भीतर अजीब भूख उठी। मैं फुसफुसाई, मुझे प्यास लगी है। नेहा पीछे हट गई। तुम्हारी आंखें काली हो गई हैं। उसी क्षण मुझे समझ आया, अगर मैं यहीं रही तो मैं भी उसी दीवार का हिस्सा बन जाऊंगी। मैंने खुद को रोकते हुए नेहा से कहा, बेसमेंट, अभी चलो। हम दोनों भागते हुए नीचे पहुंचे। पीछे गलियारे में दीवारें कांप रही थी। हर तरफ खुरचने की आवाजें गूंज रही थीं। रिसेप्शन पर मिसेस डिसूजा खड़ी थीं। अब भागकर कहां जाओगी? हम सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में उतर गए। वहां अंधेरा, सीलन और सड़न भरी हवा थी। टूटी अलमारियां, पुराने सूटकेस, जाले और धूल हर तरफ फैले थे। एक कोने में लोहे का संदूक पड़ा था। उसमें कपड़ों के नीचे एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और चांदी का ताबीज रखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसकी ताकत दीवारों की काली नसों में है। आग और चांदी से उसे तोड़ा जा सकता है। तभी पीछे से ठंडी फुसफुराहट आई, तुम देर कर चुकी हो। हमने मुड़कर देखा। सामने वही साया था, इस बार पहले से कहीं विशाल, दीवारों से निकलता हुआ, पूरे बेसमेंट को ढंकता हुआ। मिसेस डिसूजा सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने कांपते हाथों से लाल मोमबत्ती उठाई, ताबीज कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से बेसमेंट की उस दीवार पर दे मारा जहां काली नसें धड़क रही थीं। एक भयानक चीख पूरे भवन में गूंज उठी। दीवारें फटने लगी, झूमर गिर पड़े, फर्श कांपने लगा। राजेश्वरी का साया राख की तरह टूटने लगा। मिसेस डिसूजा चीखी, नहीं, ये घर हमारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं और नेहा किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही हम मुख्य फाटक पार कर सड़क पर गिरे, पीछे पूरा राजेश्वरी निवास भयंकर आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। धूल का बादल आसमान में भर गया और मलबे के बीच आखिरी बार एक लंबी दर्दनाक चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर कह रहे थे कि मैं कई दिनों तक बेहोश रही। मेरी गर्दन के काले निशान धीरे धीरे मिट रहे थे। नेहा मेरे पास बैठी थी। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ हफ्तों बाद हमने वो शहर छोड़ दिया। मैंने डायरी संभाल कर रख ली, क्योंकि सच को दफनाने से वो खत्म नहीं होता। आज जहां कभी राजेश्वरी निवास खड़ा था, वहां सिर्फ टूटी दीवारें, जंग लगा फाटक और उगी हुई घास है। कोई हॉस्टल नहीं,
कोई रिसेप्शन नहीं, कोई कमरा नंबर 404 नहीं। लेकिन पुराने शहर के लोग आज भी कहते हैं, रात के सन्नाटे में वहां से कभी कभी खुरचने की हल्की आवाज आती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि मलबे के पास एक बूढ़ी औरत काली साड़ी में बैठी दिखती है, हाथ में पुरानी चाबी लिए। और अगर हवा बहुत ठंडी हो तो कोई फुसफुसाता है, कमरा अभी भी खाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी ऐसे हॉस्टल में रुकना चाहेंगे?